So hello and very welcome back to the economics discussion, and today we are going to discuss about the Congress of Vienna. So Congress of Vienna एक असेंबली थी जिसका गठन 1814 से 1815 के बीच में किया जाता है. The Congress of Vienna was an assembly in 1814 to 1815. Okay, ये असेंबली जो है एक तरीके से बनाई गई थी ताकि रीऑर्गेनाइज किया जा सके यूरोप को. यहाँ पे पॉलिटिकल मैप चेंज होने वाला था यूरोप का, क्योंकि ये वही टाइम था जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के चलते नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोपियन पावर्स यहाँ पे हराती हैं. यूरोपियन पावर्स से कुछ मतलब है कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ होती हैं जो साथ में कोलाइड करती हैं ताकि वो नेपोलियन को हरा सकें. तो वही कंट्रीज़ कांग्रेस ऑफ वियना में मिलती हैं. वियना एक कैपिटल है ऑस्ट्रिया की. तो वियना में ये सारी कंट्रीज़ मिलती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जिनको नेपोलियन बोनापार्ट ने कन्क्वायर करने की कोशिश की थी या उनसे कुछ ना कोई बैटल लड़ी थी. इस वजह से ये सारी यहाँ पे कंट्रीज़ मिल रही हैं. और कांग्रेस ऑफ वियना को डोमिनेट वही कंट्रीज़ करती हैं जिनका ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल रहता है ओवरथ्रो करने में नेपोलियन को. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस से डील किया जाता है विद अ सेपरेट ट्रीटी जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस से थे. ठीक है, वो फ्रांस को यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहते थे. तो फ्रांस के साथ जो ट्रीटी साइन होती है इन द कांग्रेस ऑफ वियना, वो एक सेपरेट ट्रीटी से फ्रांस से डील करते हैं. ये सारी जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे मिल रही हैं जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस. इसके अलावा ये जो फाइनल एक्ट ऑफ कांग्रेस है वो साइन होता है 9 जून 1815 को. सारी ही यूरोपियन स्टेट्स जो होते हैं वो इस कांग्रेस ऑफ वियना में शामिल होते हैं, एक्सेप्ट एक ही कंट्री, वो थी टर्की. टर्की जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं रहती है. ठीक है, इसके बाद जो मेन बिजनेस होता है कांग्रेस ऑफ वियना का, वो यहाँ पे मतलब क्या चीज़ें होंगी, कौन सी टेरिटरी किसके अंदर आएंगी, क्या कॉम्पनसेशन किन फ्रांस से लिया जाएगा बिकॉज ऑफ जितनी सारी वॉर्स बाकी कंट्रीज़ को लड़नी पड़ी हैं ड्यू टू नेपोलियन. ये सारी ही ट्रांजैक्शंस या जो भी लेन देन होगा ये यहाँ पे 4 ग्रेट पावर्स करती देखने को मिलेंगे आपको, जिनका जो रोल था वो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल था इन ओवरथ्रोइंग नेपोलियन. सो हम उन 4 मेन कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था बाय चांसलर मेटरनिक, जो कि किंग थे. कहाँ के? ऑस्ट्रिया के किंग थे और प्रिंस भी थे. एंड किंग फ्रांसिस मेटरनिक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस के यहाँ पे प्रेसिडेंट भी किंग मेटरनिक ही रहते हैं. इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनकी डिप्लोमेटिक एबिलिटी के चलते ये यहाँ पे अपने लिए ज़्यादा चीज़ें या ऑस्ट्रिया के इंटरेस्ट में ज़्यादा आपको क्या कहते हैं सेटलमेंट करते नज़र आएंगे जो कि इनके बेनिफिट में हो. बट गेव हर अ कमांडिंग पोजीशन इन यूरोप. और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी कमांडिंग हो जाएगी. वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, कांग्रेस के अंदर अपने ऑस्ट्रिया के इंटरेस्ट को देखते हुए सेटलमेंट करेंगे. इसके बाद है प्रशिया की अगर हम बात करें, जिनको फेडरिक विलियम थर्ड जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. साथ ही साथ रशिया की बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय ज़ार अलेक्जेंडर फर्स्ट वाज अ लिबरल मैन, जो कि काफ़ी लिबरल काइंड ऑफ इंसान थे. ठीक है, रशिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इन्होंने ही ग्रांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू फिनलैंड एंड पोलैंड. अब ये कंट्रीज़ जो हैं वो इनके अंदर आती हैं आफ्टर साइनिंग दी कांग्रेस आफ्टर इन द कांग्रेस ऑफ वियना. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इवन यहाँ पे ग्रांट करते नज़र आ रहे हैं टू फिनलैंड एंड पोलैंड. चेक द विंडिकेटिव ज़ील ऑफ दोज हु सॉट टू इम्प्रूव वेरी सीवियर टर्म्स ऑफ फ्रांस. तो यहाँ पे वो ये भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर टर्म्स ना लगाए जाएं फ्रांस के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि जो नेपोलियन थे वो फ्रांस से थे, तो फ्रांस को उसकी कीमत ज़्यादा ना चुकानी पड़े. यहाँ पे ये इन चीज़ों को भी चेक करना चाहते थे. ही सपोर्टेड द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी विच इंग्लैंड एडवोकेटेड. तो इंग्लैंड में स्लेवरी को काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट किया जाता था कि स्लेवरी होनी चाहिए, या जैसे हम कहते हैं गुलाम बन जाना. इसको यहाँ पे इन्होंने अबॉलिश किया जो भी टेरिटरीज इनके अंदर आई. बट ही वॉज इल बैलेंस्ड एंड वॉज स्वेड बाय कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फ्लुएंस. लेकिन यहाँ पे क्या था कि इनके अकेले से तो कुछ होगा नहीं, बाकी जो कंट्रीज़ थी वो इनके खिलाफ थी कि भाई हम यहाँ पे आपके हिसाब से नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे. ही फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटरनिक एंड वॉज कन्वर्टेड टू हिज रिएक्शनरी पॉलिसी.
ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे मेटरनिक इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ से, और जो भी यहाँ पे ये लिबरल बैलेंस लेके आना चाहते थे उन टेरिटरीज़ के अंदर जो इनके अंडर लाई करती है ज़ार अलेक्जेंडर फर्स्ट ऑफ रशिया के अंदर, यहाँ पे उनको इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया मेटरनिक ने। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो रिप्रेजेंटेड बाय फॉरेन मिनिस्टर्स लॉर्ड कैसलरीग एंड ड्यूक ऑफ विलिंगटन। तो ये कैसलरीग और विलिंगटन यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। डिड मच टू हार्मोनाइज इन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द अलाइज। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि सारे ही कंट्रीज़ की अपने अपने अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रोडिक्टरी यहाँ पे इंटरेस्ट थे। तो यहाँ पे एक बैलेंस बिठाने की कोशिश की कैसलरीग और ड्यूक ऑफ विलिंगटन ने, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से थे। उसके अलावा फ्रांस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय फॉरेन मिनिस्टर टैलीरैंड। तो टैलीरैंड फॉरेन मिनिस्टर नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे भी थे, और वो यही जो है टैलीरैंड ही यहाँ कांग्रेस ऑफ वियना में फ्रांस को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम्स थी जो कि टैकल करनी थी कांग्रेस ऑफ वियना को। ठीक है। वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू कि कांग्रेस ऑफ वियना था क्या, कैसे संगठित हुआ, और कौन कौन सी उसमें मेजर कंट्रीज़ थी, उनकी क्या क्या सोच थी अपने इंटरेस्ट को लेके। सो वी विल टैकल द नेक्स्ट वीडियो what was the immediate problems to tackle for the Vienna. Thank you for watching.